राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट मांगती नजर आ रही है। आर्टिकल 370 और 35 से जो कांग्रेस वाले बोलते थे कि ये कभी नहीं हट सकती, हमारे मरते दम तक नहीं हट सकती। और पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने वो बेच दिया। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो बैंक हैं वो भी प्राइवेट हों। सारे बैंक प्राइवेट कर देना चाहते हैं। जरूर जी। दिक्कत परेशानी किस किसान को है? जिनके 20-20 30-30 किले हैं, एकड़ जगह है पूरी, और जी उनके बिजली पानी सब मुफ्त है, बीच में उनके फार्म हाउस है, वो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और ये दिया जलाने निकले हैं होशियारपुर से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रजत ठाकुर। रजत आज हमारे साथ जुड़े हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर खुलकर बातचीत करेंगे। ये उनकी नीतियों की, उनके सिद्धांतों की और उनके द्वारा किए गए बीते 10 वर्षों में कार्यों की आज बखान करेंगे। ये बताएंगे किन कारणों से लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दें। रजत, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत स्वागत। और मैं रजत चाहता हूं कि आज सबसे पहले आप मेरे दर्शकों से रूबरू हों और थोड़ा बताएं कि आप राजनीति में क्यों आए। राजनीति में मैं आया बीजेपी के जो मोटिव है, जो हिंदू मोटिव है उसको लेके, ठीक है। जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी एक हिंदू प्रोस्पेक्टिव की तरफ चल रही है, जैसे अपने धर्म को बचाना, अपने धर्म को आगे रख के हर चीज पे चलती है, तो उसको, उनकी सोच को लेके मैं उनके साथ जुड़ा। और मेरे को 15 साल हो गए हैं राजनीति में। बीते 15 सालों से आप सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं। हाँ जी। तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? पहले छात्र नेता रहे हैं आप? सबसे पहले मैं छात्र नेता रहा एसडी कॉलेज में। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद श्री तीक्ष्ण सूद जी होशियारपुर से, उनके द्वारा मैं बीजेपी में आया। ठीक है। उनके जो कार्य थे वो बहुत अच्छे थे, जो भी उन्होंने कार्य किए, जैसे लोगों की सेवा की। आज भी 25 से 30 साल हो चुके हैं तो लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं वो आज तक कोई भी नहीं करवा पाया पूरे होशियारपुर में। जितना विकास उन्होंने होशियारपुर के लिए किया है आज तक कोई भी नेता नहीं करवा पाया। चलिए, ये तो तीक्ष्ण सूद जी की बात आपने बताई। ये बताइए मोदी सरकार ने क्या कुछ करवाया देश में? मोदी सरकार ने बहुत कुछ करवाया। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे लोगों के पास एक ही मुद्दा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। ठीक है जी, मोदी जी के पास इससे अलावा क्या है? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा, और लोग ये कह भी रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट मांगती नजर आ रही है। सबसे पहले तो राम जी हमारे आराध्य हैं। ठीक है। उनका मंदिर आज से नहीं, बहुत टाइम से मोदी जी इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश कर रहा था। ठीक है। चलो, मोदी जी के इस कार्यकाल में उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 370 और 35 से जो कांग्रेस वाले बोलते थे कि ये कभी नहीं हट सकती, हमारे मरते दम तक नहीं हट सकती, मोदी जी ने उसे भी समाप्त करा। आज आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए कि लोग कितने खुश हैं। ठीक है। ये तो थी जो राम मंदिर और उसकी बातें क्या बोलते हैं, आर्टिकल 370 की। बट अब मोदी जी के कार्यकाल की 10 साल की जो छवि है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, नौजवानों के लिए सबसे पहले ये बताइए रजत जी, नौजवानों के लिए क्या कुछ किया मोदी जी ने? ठीक है। मैं जो भी बताऊंगा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही बताऊंगा। ठीक है। कोई आप एक भरोसेमंद चैनल पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ फैक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया करवाया। देखिए, स्टार्टअप इंडिया में 2014 से पहले जो इंडिया के नौजवान थे वो स्टार्टअप नहीं कर पाते थे। ठीक है। 470 से 480 स्टार्टअप के आसपास 2013 से पहले थे। मोदी जी ने एक लहर बांधी। ठीक है। जो युवा था वो इनकरेज हुआ,
आज 1.5 लाख से ऊपर नए बिजनेस स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक हर लड़का, हर औरत, हर बंदा स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा है और अपना नया काम, अपनी नई इनोवेशन जो भी है वो सोच के वो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि इंडिया में रोजगार नहीं है। इंडिया में बहुत रोजगार है। न्यू एविएशन जो आइडियाज हैं लोगों के अंदर आते हैं और वो नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। और पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। देखिए, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं। अगर आप बोलते हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है, तो आप ये लगाइए कि एक कोई भी कंपनी में काम करता बंदा 15,000 तनख्वाह ले रहा है, 200 रुपया 30 दिन के लिए 15,000, 200 रुपये प्रतिदिन। और वही पकौड़े बेचने वाला एक दिन में 1000 से 1500 रुपया कमा रहा है। और ये एक बड़ी बात है रजत, इसको बहुत व्याख्यान के साथ बता रहे हैं कि एक समोसा बेचने वाला एक दिन का कम से कम 1000 से 1500 रुपये कमाता है, और बहुत मस्ती के साथ। जी रजत, तो स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया। ठीक है, अब स्टार्टअप इंडिया के लिए हमें पैसे भी चाहिए। ठीक है जी, तो पैसे के लिए मोदी सरकार ने मुद्रा योजना स्कीम शुरू की। ठीक है, उसके अंदर आपने कोई भी स्टार्टअप करना है बिजनेस जो 10 लाख से नीचे है, उसके लिए मुद्रा योजना, तो 10 लाख से ऊपर है वो न्यू स्टार्टअप इंडिया के अंडर जो भी सरकारी बैंक है उनमें लोन की बहुत मतलब छोटे कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हम बात करते हैं मोदी जी के कार्यों की। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 1950 से लेके, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगा, 1950 से लेके 2013 तक 65,780 किलोमीटर के जो हाईवे थे वो बने, और 2022 से 2023 तक 13,370 किलोमीटर सिर्फ 2022 से 2023 तक का बता रहा हूँ। एक साल। ठीक है, एक साल में 13,370 किलोमीटर। बड़ी बात कह रहे हैं लोग, चैलेंज कर देंगे। मैंने बोला आप फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगा, आप अभी भी नेट पे सर्च कर लें। हाँ। पूरे कार्यकाल में 91,287 किलोमीटर, पूरे 10 साल में 91,287 किलोमीटर का जो हाईवेज हैं वो बन चुके हैं। जी हाँ जी, ठीक है। उसके बाद 2013 में, जो 2013 से पहले का कार्यकाल था, उसमें जो नेट का रेट था 250 रुपए का आप जीबी डलवाते थे, और आज कितने का डलवाते हैं? 750 रुपए। ठीक है, तो आज भी जो नेट का रेट है वो एक महीने का पहले 1 जीबी या 2 जीबी मिलता था। पहले 1 जीबी, पर डे और 2-3 अब पर डे का हमें अगर आप लगाएं तो 10 रुपए या 15 रुपए कॉस्टिंग करता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, इसे आप डिजिटल क्रांति मान के चल सकते हैं। डिजिटल क्रांति। दूसरी बात है एयरपोर्ट्स की। आज से पहले एयरपोर्ट थे 74 एयरपोर्ट्स, 2013 में 74 एयरपोर्ट्स। उसके बाद मोदी सरकार में 137 एयरपोर्ट्स हो गए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स के साथ, जैसे एयर इंडिया की बात करते हैं जी। ठीक है, 1993 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एयर इंडिया एयरलाइंस है ना जी, वो पहले टाटा की थी जी। टाटा से बिना पूछे उन्होंने 100% वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड करवा दी जी। मतलब टाटा से उनका काम ले लिया 1993 में। हाँ। और वो खुद चलाने लग गए जी। अब आज लोग बात करते हैं मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने वो बेच दिया। आप एक चीज बताइए, लोग नहीं, विपक्ष ही बोल रहा है। चलो विपक्ष ही बोल रहा है, विपक्ष आप एक चीज बताइए कि सरकार का काम कोई बिजनेस चलाना है कि सरकार चलाना? सरकार चलाना। ठीक है, स्पष्ट है, ये तो नीति स्पष्ट है। ठीक है, अगर सरकार का काम सरकार चलाना है तो वो बिजनेस क्यों चलाएगा जी? ठीक है, अब एयर इंडिया को पूरे साल में 63,000 करोड़ का घाटा हुआ, तो सरकार कहां से देगी जी? जो हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो हम टैक्स देते हैं सरकार को, जो जीएसटी लगते हैं, वहीं से देगी ना जी। तो अगर वो 63,000 करोड़ का जो घाटा है, जो सोर्स ऑफ इनकम सरकार के पास होगी, उसी से सरकार सभी घाटे पूरे करेगी जी। ठीक है,
तो अब अगर वो घाटा 63,000 करोड़ का सरकार हमारे जो पैसे है, जीएसटी हम भरते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनसे पूरा करेगी, तो जो डेवलपमेंट है वो कहां से करेगी? बिल्कुल, हाँ, ये सवाल बनता है, जायज है जी। हाँ, क्योंकि मेन मोटिव सरकार का सरकार चलाना है कि जो देश है वो प्रगति की तरफ चले जी, सुरक्षित हो, एक ऊर्जा की तरफ चले। सरकार का ये काम है जी। सरकार का ये काम नहीं है कि हम कोई बिजनेस करें जी, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि जो बैंक हैं वो भी प्राइवेट हों। सारे बैंक प्राइवेट कर देना चाहते हैं? जरूर, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, आप जाते हैं एसबीआई में जाते हैं, उनकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख 2 लाख, और वो फैसिलिटी कैसे देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है हर महीने उनको फिक्स्ड इनकम आएगी जी। और एक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोई भी प्राइवेटाइजेशन बैंक में चले जाओ, वो आपके घर आएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी है वो आपको पर्सनली डील करेंगे, ठीक है। और चेहरे पे स्माइल भी होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज मैटर करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन होगी, आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तभी आप काम करेंगे। अब एसबीआई बैंक का क्या भरोसा है कि एसबीआई बैंक है या पीएनबी बैंक, कोई भी बैंक है जी, सिर्फ यही भरोसा है कि सरकारी बैंक है जी, ठीक है। अब एक बात बताइए, चाहे सरकारी बैंक है चाहे कोई भी बैंक है, आपने 1 करोड़ रुपए रखे है, उस पर कोई भी फ्रॉड होता है जी, ठीक है, तो क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? नहीं। सरकार ने पहले 1 लाख रुपए, अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, आपको 1 लाख की रिकवरी मिलती थी जी। मोदी सरकार ने वो रिकवरी 5 लाख कर दी जी, ठीक है। और बड़ी बात बताता हूं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड वाड्रा जी ने यस बैंक को, जो यस बैंक के चीफ थे, उन्हें एक पेंटिंग बेची जी, जो कि 90 करोड़ में बेची, ठीक है। उसके बाद एक गमला उन्होंने उनसे लिया जिसमें वो पौधा एक लगा था, वो 2 करोड़ में लिया, ठीक है। और उसके बाद यस बैंक का दिवालिया हो गया, ठीक है। बहुत से फ्रॉड हुए यस बैंक में, ठीक है, बहुत अनगिनत फ्रॉड हुए। उसके बाद यस बैंक का दिवालिया हो गया। उसको संभाला किसने? एसबीआई ने, सरकार ने। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लगा था। फ्रॉड किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। लोग ब्लेम किसको करते हैं? एक पेंटिंग 90 करोड़ की बेची जाती है, गमला 2 करोड़ का खरीदा जाता है, और ये जो परचेज का माध्यम है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा करके रजत जी कि ये समझना पड़ेगा जनता को, यस बैंक के दिवालियापन होने के पीछे क्या कुछ कारण था, उसे समझिए जी रजत। अब जो भी दिवालिया हुआ, अब इतने लोगों के खाते थे, सब था, बचाया किसने? सरकार ने। हाँ। एसबीआई ने उसको बाय किया, हाँ बिल्कुल, सरकार ने बचाया उसको। बट आज भी लोग ब्लेम करते हैं जी फ्रॉड हो गया, किसमें हुआ? मोदी सरकार में। जो कि मोदी सरकार में आप एक चीज देखिए, 2014 के बाद जी नीरव मोदी का ये हो गया, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, सरकार बीजेपी की है, पर जो फ्रॉड हुए हैं वो पहले हुए हैं, 2014 से पहले हुए हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। जो फ्रॉड निकल के आ रहे हैं वो 2014 के बाद। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, वो पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉड निकल के, अब लोगों के दिमाग में क्या है कि जी नहीं, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, सरकार किसकी? मोदी की। जी मोदी ने कर दिया। अब ये भी लोगों के दिमाग में नहीं है, ये बात तो सिर्फ विपक्ष के दिमाग में है। बस ये एक विपक्ष एक र्यूमर फैलाता है कि लोगों के दिमाग में, कई लोग होते हैं बुद्धिजीव जिनको आर्थिक तौर पर रजत बहुत बात हुई, मैं चाहूंगा महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने कुछ किया है। हाँ जी, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे एक पेंशन लगाई उन्होंने। अच्छा, कौन सी पेंशन जी? अटल पेंशन। अरे वाह, ठीक है। महिलाओं के लिए एक अटल पेंशन लगाई मोदी जी ने, जो कि हर महिलाओं के खाते में आती है। पर एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा जी, अपने आम आदमी ने पंजाब में हर महिला को 1,000 रुपए देने का वादा किया। नहीं, वो देंगे, अभी पैसा है नहीं उनके पास। वो कह रहे हैं, भगवंत मान जी कह रहे हैं कि पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, एक बार योजना शुरू कर देंगे तो पैसे देते रहेंगे। कह रहे जैसे फ्री बिजली का वादा किया था, फ्री बिजली होने लगा, किसी से कोई कागज नहीं भरवाया, कोई फॉर्म नहीं भरवाया, कोई हमने उसका कंपैरिजन नहीं देखा, सबको 300 यूनिट दे दिया तो दे दिया, 600 यूनिट दे दिया तो दे दिया। तो इसका नुकसान कौन भर रहा है? आपको यही बताते हैं। चलिए देखो,
आप बोल रहे हो कि फ्री बिजली है, ठीक है। आपको पता है कि जल धन के लिए योजना कितनी है? एक जल शक्ति के लिए जो पानी की समस्या है उसके लिए फंड आता है सेंटर से जी, हाँ। ठीक है, उसके लिए फंड आता है। उसके बाद और भी कई, जैसे कि आवास योजना है, उनके लिए फंड आते हैं, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। जो कच्चे मकान हैं, बाले वाले मकान हैं, उनको पक्का करवाने के लिए फंड्स आते हैं, ठीक है। इन सब का जो फंड्स है वो यूटिलाइज कर रहे हैं ये बिजली सस्ती देने में, ठीक है। बट तब भी इनके पास पूरी नहीं। अब इन्होंने बोला था आम आदमी ने कि हमें सरकार दो, ठीक है, हमारी सरकार लाओ, हम एमएसपी लागू करेंगे, जी, फसलों, हमारी सरकार लाओ, हम 1000 रुपए महिला को देंगे। 92 एमएलए आज आम आदमी पार्टी की है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जी हमारा गठबंधन है, हमारे से वो अलायंस वापस ले लेंगे, इस करके हम दे नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। 92 के 92 एमएलए इनके हैं, वादे इन्होंने पूरे किए, 92 के 92 एमएलए इन्होंने पूरे लिए, बट आज भी वो बोल रहे हैं 13 एमपी हमें और दो। उनसे क्या मतलब गुडाई करवानी है उनसे? अगर आपके पास 92 एमएलए हैं, आप तब नहीं वादे पूरे कर रहे हो, तो 13 एमपी लेके कौन से वादे पूरे करेंगे आप? वो कह रहे हैं संसद में आवाज बुलंद करेंगे, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं आप, हमें भी बताइए थोड़ा। वो कह रहे हैं एमएसपी तो केंद्र सरकार लागू कर दे, एमएसपी तो थोड़ा राज्य का पैसा बचा रहे, राज्य तो आगे लाखों करोड़ रुपए के कर्जे तले दब रहा है। किसान सम्मान योजना, फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगा, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6000 रुपया उनके अकाउंट में आता है। ठीक है, किसान सम्मान योजना में 6000 रुपये आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो किसान है वो आज भी खेतों में अपना वो मजदूरी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, और जो अपना फल फ्रूट जो भी है वो मंडी में पहुंचाता है, ठीक है, वो अपना पूरा काम कर रहा है जी। दिक्कत परेशानी किस किसान को है? जिनके 20-20, 30-30 किले हैं, एकड़ जगह है पूरी, और जी उनके बिजली पानी सब मुफ्त है, बीच में उनके फार्म हाउस है, वो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने काम के लिए छोटे किसान रखे हैं, एकड़ दे रखे हैं, वो किसान धरने पे है। जो मेन किसान है वो आज भी मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, वो मोदी जी की नीतियों से खुश है। होशियारपुर में श्री तीक्ष्ण सूद जी ने 400 से ऊपर ट्यूबवेल लगवाए। आज भी लोग हर गांव में हर सड़क उन्होंने पक्की करवाई। रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई। चौवाला माता रानी चौक पुल उन्होंने बनवाया। विकास की बात करें तो विकास का मसीहा श्री तीक्ष्ण सूद जी को माना जाता है होशियारपुर में। चलिए, ये तो बात आ गई होशियारपुर में, आप तीक्ष्ण सूद जी की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो एमपी साहब पहले रहे उन्होंने होशियारपुर के लिए क्या क्या किया? जो पहले होशियारपुर के एमपी रहे, देखो उन्होंने जो वृंदावन से होशियारपुर से वृंदावन जाने वाली रेल का उन्होंने जो आयोजन किया, ठीक है, जो श्रद्धालु थे वो वृंदावन जाने को, और होशियारपुर से फगवाड़े को 4 लाइन बाईपास निकाला। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी अपने ये हैं क्या बोलते कॉलेजेस जी, कॉलेजेस और उस पे जो युवा शक्ति है उनको जागरूक किया, और अपने कॉलेजेस में हिंदू कैंपिंग शुरू करवाई। सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज का विद्यार्थी है वो एक अलग मोटो में चले गया था। अलग मोटो में कैसे कि एक आजकल पंजाब में नशा बहुत आम हो गया, बट आम हो गया जी। बट जो हमारे एमपी साहब हैं उन्होंने खेलों में रुचि रखते, जो भी जितने भी हमारे कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं उनके लिए खेलों में
प्रमोशन की, और उनको एक हर महीने, आपको शायद नहीं पता होगा, हर महीने एक आयोजन होता था खेल का और दूसरा मेंटल टेस्टिंग का। उसमें हर महीने एक क्षेत्र था, जैसे मैथमेटिक्स में कोई तेज है, कोई जनरल नॉलेज में तेज है, उसके लिए 3100 रुपये, 5100 रुपये अलग अलग, और जो होशियार है बच्चा उनको स्कॉलरशिप के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवाए। बहुत खूबसूरत, खेलो और पढ़ो। अच्छा, ये तो रजत, ये सारी बातें चलती रहेगी, पहले ये बताइए डिजिटल इंडिया बनाने के लिए क्या कुछ किया गया? देखो, डिजिटल इंडिया आज के टाइम में बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया से जो काम थे, जो ट्रांसपेरेंसी थी, वो बहुत कम कर दी। जैसे कि डिजी लॉकर, ठीक है जी, हाँ। आधार कार्ड ऑनलाइन बनने, CS सेंटर, ठीक है, भीम ऐप, आप ऑनलाइन कोई भी पेमेंट झट से कर सकते हो। कोई भी रिजल्ट देखना है, कुछ भी देखना है ऑनलाइन, आपका डिजी लॉकर में आपके जो एग्जाम्स के वो है, अपने क्या बोलते हैं, मार्कशीट्स हैं, आपका आधार कार्ड है, आपका लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, जो भी है वो इजीली आपके पास अप्रोचेबल हो जाता है। तो ये डिजिटल इंडिया की क्रांति थी। और ये तो डिजिटल इंडिया की क्रांति रही हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि बड़ा जो आम आदमी का पैसा है वो इलाज में ही गायब हो जाता है। इसको देखते हुए हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदमी इलाज कराते कराते गरीब हो जाता है, उसके जोड़े हुए पैसे खत्म हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, कर्जे तले दब जाता है। देखो, इस वर्ग को मेडिकल जो क्षेत्र है ना, उसमें हर बंदे को पैसा बहुत जरूरी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आयुष्मान भारत उन्होंने एक स्कीम लगाई, जिसमें 5 लाख रुपए हर बंदे के इलाज के लिए हर साल के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इस स्कीम का 10 करोड़ से ऊपर लोगों ने फायदा भी लिया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जी हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एक अलग योजना, एक नई योजना डेवलप करते हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत किफायतीमंद होती है। और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आज रजित आपने हमें बताई। चलिए रजित, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर विचार उनका कैसा आपको लगता है, व्यक्तित्व कैसा लगता है? देखो, जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बहुत एक सिंपल और एक पावरफुल मैन है। आपको एक ही वर्ड में मैंने 2 चीजें कही, एक सिंपल और पावरफुल मैन। सिंपल, उनके घर में उनके भाई, उनकी बहन आज भी जो वो रोटी बनाते थे, जो कंडक्टर है, एज इट इज वैसे ही जॉब कर रहे हैं। वो 19 से 20 घंटे भारत के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए काम करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। और पावरफुल मैन वो हैं कि वो एक बीच पे जाते हैं, लक्षद्वीप पे, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा के अपना घूमते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और वापस आते हैं, और अगले दिन एक कंट्री की पूरी GDP हिल जाती है। तो दिस इज अ पावर ऑफ नरेंद्र भाई मोदी जी। दिस इज पावर ऑफ ए कॉमन मैन, लाइक पीएम। आज का इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल रहा है, लोग थोड़ा कम सुनते हैं आजकल, छोटा सुनते हैं, तो इसे आज विराम देंगे और आगे भी रजत से लगातार बातचीत करते रहेंगे। आज के इंटरव्यू में आपको क्या कुछ अलग सुनने को मिला, या फिर आपके क्या कुछ सवाल हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट। धन्यवाद।